अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट पीरियड से एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इंसानी सेहत और अमराज, ये बीमारियाँ। लास्ट दो पीरियड में सेहत, डिसीज़ किसे कहा जाता है, उसके बाद इसके पहले वाले पीरियड में हमने जो पढ़ा था वो इम्यूनिटी सिस्टम्स या क़ुव्वत मदाफ़ियत के जो सेल है, खलियात, उसमें ख़ास तौर से लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उसका स्पेशली अफ़ाल किस तरह से, उसकी टाइप्स, और उसके बाद एंटीबॉडी की साख और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ा है। उसके बाद आज ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें हमको पढ़ना है। सबसे पहले एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स। हमको एक बात पता है कि इंसान का जो खून है उसमें प्लाज्मा जो लिक्विड शक्ल में होगा, और खून के कुछ सेल्स, ज़र्रात जिसे हम कह रहे हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, ये हो गए। तो खून के जो सेल्स है, उस खून के सेल्स पर कुछ एंटीजन्स होते हैं, और वो एंटीजन्स जो है वो पर्टिकुलर होते हैं, मखसूस होते हैं। अक्सर जो खून के जो ग्रुप है, ये खून के ग्रुप इस ब्लड सेल पर मौजूद जो एंटीजन है उसी के बुनियाद पर मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स पाए गए हैं। वैसे जो कॉमन ब्लड ग्रुप का जो पैटर्न है इंसानों के अंदर, वो कॉमन ब्लड ग्रुप का पैटर्न जो है वो इंसानों में वो ABO ब्लड ग्रुप है। आगे डिटेल यहाँ पर उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और एक चीज़ आई है, उसको RH ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद और कुछ तरीके हैं जो ब्लड ग्रुप के, कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो सिर्फ इसके नाम याद रखना है। डिटेल में ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर को हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे डफ़ी है, किड है, P है, MNS है, बॉम्बे है। अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में ये ABO ब्लड ग्रुप से अलग एक बंदे में ब्लड ग्रुप पाया गया, और उससे स्पेशली बॉम्बे में पाया गया, इसलिए उसको बॉम्बे नाम दिया गया। ये बाकी के भी इसी तरह से, ये जो ब्लड ग्रुप से मतलब ये दो को छोड़कर ये बाकी के सब ये रेयर है, लाखों में एक आध बंदे में, एक आध इंसान में ये पाए जाते हैं। इन जनरल ABO ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन है और RH फैक्टर बहुत कॉमन है। तो पहले ये एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन की बुनियाद पर ये ब्लड ग्रुप बनाए जाते हैं, इसलिए हमने ये एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स यानी खून के खलियात पर मौजूद एंटीजन्स, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इसको आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप के जो मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ तरीके हैं, इसमें ABO है, RH है, डफ़ी है, किड है, P है, MNS है, बॉम्बे है, लेविस है, और कई ऐसे नाम हैं। लेकिन इसमें से जो ABO ब्लड ग्रुप ये बहुत कॉमन है, जो अपन उसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए ये सब नाम, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट ABO ब्लड ग्रुप। इस ABO ब्लड ग्रुप में हमको क्या याद रखना है, समझ लीजिए। इस ABO ब्लड ग्रुप में सबसे पहली चीज़, इस ABO ब्लड ग्रुप को जो बताया, उसमें मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी, उसकी बुनियाद पर लैंडस्टेनर ने 1900 में इस ABO ब्लड ग्रुप को बताया, और लैंडस्टेनर ने जो बताया उसके मुताबिक जो ब्लड ग्रुप है वो A, B और O, ये ब्लड ग्रुप, उसने 3 ब्लड ग्रुप को बताया। उसी के बाद उसके 2 स्टूडेंट्स, एक का नाम डिकैस्टेलो और दूसरे का नाम स्टुरुटी, इन दोनों ने 1902 में मिलकर AB ब्लड ग्रुप को बताया। और ये बहुत बड़ा काम था
ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप यानी 4 ब्लड ग्रुप जो इंसान में पाए जाते हैं उसे बताना। इसी के लिए इस लैंडस्टेनर को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो ये इसकी इब्तिदाई बातें हुई कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर ने 1900 में बताया है। उसके बाद 1902 में डिकैस्टिलो और स्ट्रूटी, ये दो मिलकर, दो साइंसदान उसके स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है एबी ब्लड ग्रुप को बताया और इस काम के लिए लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज़ मिला। चलिए, ये सारी बातें हुई। अब चले आते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स है इंसानों के अंदर, ये ब्लड ग्रुप्स 4 हैं। सब लोग याद रखिए, जो 4 ब्लड ग्रुप्स है, जिसको हम ब्लड ग्रुप ए, उसके बाद में ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ये जो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये किस बुनियाद पे बनाए गए हैं? इसकी बुनियाद ये है, ये जो ब्लड सेल्स है, इन ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडीज़, इस पर कौन से एंटीजन मौजूद है और कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद है, इसकी बुनियाद पर ये 4 ब्लड ग्रुप्स इंसान में मौजूद होते हैं। और इसमें जैसे अगर हम देखेंगे तो ये ब्लड ग्रुप हो गए, इसमें एंटीजन कौन से हो गए, एंटीबॉडी कौन से हो गए, ये डोनेट किससे करेगा और ये रिसीव किससे करेगा। मतलब ये ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ये किसे खून दे पाएगा, ये किससे हासिल कर पाएगा, किससे ले पाएगा। तो पहली चीज़, जब ब्लड ग्रुप ए है तो इस ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, याद रखिए, और इसमें एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद रहेगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। अब जब ये डोनेट करना है इसको, तो ये डोनेट कर पाएगा यानी खून दे पाएगा ए को और ए बी को। ठीक है, ये रिसीव कर पाएगा, खून जो लेगा ये अगर ज़रूरत पड़ती है तो ए और ओ से। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ये डोनेट करेगा ए और ए बी को और रिसीव करेगा, हासिल करेगा ए और ओ से। फिर ब्लड ग्रुप बी को देखते हैं, इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी इसके अंदर ए है, ये डोनेट करेगा बी और ए बी को और रिसीव करेगा बी और ओ से। याद रखिए, यानी यहाँ देखिए ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में फ़र्क है। एक में एंटीजन ए है तो दूसरे में एंटीजन बी है, एक में एंटीबॉडी बी है तो दूसरे में एंटीबॉडी ए है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी जो है, इस ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों भी एंटीजन मौजूद है, यानी एंटीजन ए और बी, और इसमें एंटीबॉडी नहीं है। इसको जो डोनेट ये करेगा यानी ए बी वाला, तो ये ए बी को डोनेट करेगा, रिसीव जो करेगा ये ब्लड ग्रुप ए से करेगा, बी से करेगा, ए बी से करेगा और ओ से करेगा। याद रखिए, यानी चारों ब्लड ग्रुप ए बी वाले को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं है, नील है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी ए एंड बी। ब्लड ग्रुप ओ डोनेट करेगा, ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को करेगा और ओ को करेगा, और रिसीव करेगा ओ से। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप है, और ये 4 ब्लड ग्रुप जो है, ये चारों ब्लड ग्रुप में, यानी अगर हम इसको देखेंगे तो ये चारों ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी ये बुनियाद बनाकर इसको इस तरह से बनाया गया। इसमें एक चीज़ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको याद रखिए, ये दोनों में जो है, अगर आप ब्लड ग्रुप ए बी को देखते हैं तो ये सभी से रिसीव करता है, यानी सबके पास से ब्लड ग्रुप ये ले सकता है, खून ले सकता है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और
ब्लड ग्रुप ओ जो है ये सबको डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बहुत बार खाली जगह में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर खाली जगह ब्लड ग्रुप है और उसमें 4 ब्लड ग्रुप के नाम हो गए, उसमें ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे और ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहेंगे, तो याद रखिए। इसके बाद कभी कभी अभी लास्ट एग्जामिनेशन में ये ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप्स जीनोटाइप पूछा गया। ये तो फिनोटाइप हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इसका जाहिर होना। जैसे अपन ने इसके पहले जो चैप्टर हेरिडिटी या इनहेरिटेंस में पढ़े तो उसमें हमको पता है कि इसको मुंतकिल करने वाला जो जीन है उसके जो अलेल जिसे कहते हैं, वो अलेल की जो जोड़ियाँ होती है वो कौन सी होगी, यानी यहाँ पर इसके जीनोटाइप्स क्या होंगे। तो मैं इसी जगह या बीच में इसके जीनोटाइप लिख लेता हूँ। एक आप ये चार्ट बना लेना और ये चार्ट में पहले ब्लड ग्रुप, फिर जीनोटाइप, फिर एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनेट, रिसीव, ऐसा बनाकर ये खाका आप बनवा लीजिए। इसमें इसके जीनोटाइप्स कौन से होंगे, देखिए ये IA और IA, मतलब दोनों भी यहाँ पर ए वाले अगर है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एक ये इसके अंदर चांस है। दूसरा IA और स्मॉल आई, क्योंकि यहाँ पर जो हम अलेल इसके जो बताते हैं उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल मल्टीपल अलेल की है। अक्सर अलेल उसे हम कहते हैं कि जीन की मुतबादिल शक्ल, जैसे IA है IB, ये 2 मुतबादिल शक्लें होना चाहिए, लेकिन यहाँ IA IB या जैसा कैपिटल I से बता रहे तो स्मॉल I होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। लेकिन यहाँ IA IB और एक स्मॉल I, ऐसी ये 3 इसकी मुतबादिल शक्लें हैं, मतलब 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल अलेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर IA और IA ये इसके जीनोटाइप्स हो गए। इसके IB और IBI ये हो गए। इसका IA और IB ये जीनोटाइप हो गए। और इसके दोनों भी स्मॉल आई, क्योंकि ये जो है रेसेसिव अलेल्स इसमें दोनों हो गए और ये रेसेसिव ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आई दोनों हो गए। तो ये इसकी जीनोटाइप्स, कभी इसको पूछा जाता है, लास्ट टाइम इसके जीनोटाइप्स को पूछा गया, शायद ब्लड ग्रुप ए के पूछा गया था, तो याद रखना है इसको। ये जो है ये इसके जीनोटाइप्स हो गए। तो एक चार्ट बनाकर ये इसके जीनोटाइप्स इस तरह से हो गए, ये हमको याद रखना है। और मैंने आपको क्वेश्चन बताया यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, एंटीजेंस कौन से में कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये चार्ट, कभी ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप का सिस्टम पूछा गया तो ये सारी चीज़ें इब्तदाई उसके इंट्रोडक्शन में वो लिख देना कि लायंस टेनर ने इसको बताया 19 में, फिर बाद में उसके 2 स्टूडेंट ने AB ब्लड ग्रुप को बताया। और ये है क्या, बुनियाद क्या है इसकी, एंटीजन उस पर मौजूद जो है वो उसकी बुनियाद है, एंटीबॉडी उस पर मौजूद है वो उस पर बुनियाद है। और ये सब 4 ग्रुप्स किस तरह से होंगे, कौन किसे डोनेट करेगा, कौन किससे हासिल करेगा। चलिए इस चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं RH फैक्टर के ऊपर। अब हमको एक बात और पता है कि जो ब्लड ग्रुप है, जो 4 ब्लड ग्रुप हमने लिखे हैं, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में और एक चीज़ हम पढ़ते हैं हमेशा, जैसे ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है, इससे हम देखते हैं कि इसमें ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों होते हैं। जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव ये जो फैक्टर है ये इस RH फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी लैंड स्टेनर ने ही 1940 में बताया और उसने जो रिसर्च किया था वो रैसेस मंकी के ब्लड के ऊपर किया और ये उसको पाया गया कि उसके अंदर एक और एंटीजन है और उस एंटीजन को नाम दिया गया एंटीजन D। जैसे एंटीजन A है, एंटीजन B है, ऐसा एक एंटीजन यहाँ पर अपने देखिए ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B है, वैसा एक एंटीजन D उस ब्लड ग्रुप के या उस यानी ब्लड के सेल पर पाया जाता है। यानी जिनमें एंटीजन D, ये इंसानों में भी है, जिनमें एंटीजन D मौजूद होगा, यानी जिन खलियात के ऊपर एंटीजन D मौजूद होगा वो सब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होंगे।
और जिनमें एंटीजन डी ये मौजूद नहीं होगा वो सब ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। यानी देखिए आरएच फैक्टर जो है, ये आरएच फैक्टर को लैंडस्टेनर ने 1940 में बताया। रैसेस मंकी में इसको देखा सबसे पहले, इसलिए उसको आरएच फैक्टर नाम दिया गया। इसकी बुनियाद है एंटीजन जो उसमें पाया गया ब्लड सेल पे, और उस एंटीजन को नाम दिया गया एंटीजन डी। जिस ब्लड ग्रुप में या जिस ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन डी मौजूद है वो सबको हम पॉजिटिव कहेंगे। जैसे ए ब्लड ग्रुप हमने पता लगाया और उसमें अगर एंटीजन डी मौजूद है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और मौजूद नहीं है तो ए निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही है, बी है, ए बी है, ओ है। ये सब कुछ आपको ये दो इसमें याद रखना है। एक चीज़ इसको कैसे जांचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन आपको याद होना चाहिए। इसके 3 एंटीजन्स आते हैं जो ब्लड ग्रुप की जो किट आती है चेक करने की, वो 3 एंटीजन्स जो है उसमें ये 3 एंटीजन्स में एंटीजन ए होता है, बी होता है और एंटीजन डी होता है। किसी भी बंदे का जब हम ब्लड ग्रुप लेते हैं और उसका ब्लड लेते हैं और उसका जब ब्लड ग्रुप पता लगाना होता है तो यहाँ पर 3 ड्रॉप्स ब्लड के लेंगे, एक स्लाइड के ऊपर, एक कांच की पट्टी के ऊपर, और ये 3 ड्रॉप लेने के बाद फिर इसको तीनों के ऊपर 3 एंटीजन्स को डाला जाएगा। इस पर एंटीजन ए डाला जाएगा, इस पर एंटीजन बी को डाला जाएगा, इस पर एंटीजन डी को डाला जाएगा। और ये अगरचे यहाँ पर एक रिएक्शन होती है ये 2 एंटीजन के दरमियान, और यहाँ ये जो खून है इसमें छोटे छोटे से ज़र्रात, एग्लूटिनेशन कहते हैं उसको, वो यहाँ जमा हो जाएंगे। यानी जो खून है ये इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे ज़र्रात हमको दिखाई देंगे। अगर ये ऐसे जमा हो जाते हैं, अगर ए में होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए मौजूद है, अगर ए में होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए मौजूद है। अगर बी में होते हैं तो ब्लड ग्रुप बी मौजूद है। अगर दोनों में होते हैं ब्लड ग्रुप ए भी मौजूद है, और दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होता है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ मौजूद है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर ए में एग्लूटिनेशन होता है ब्लड ग्रुप ए, बी में होता है बी, ए बी दोनों में होता है ए बी, और अगर दोनों में नहीं होता है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ है, यानी ब्लड ग्रुप डिटेक्ट हो जाएगा। फिर अगर ये एंटीजन डी में अगर इस तरह से एग्लूटिनेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो निगेटिव होगा। ओके, इस तरह से ये ब्लड ग्रुप को पता लगाया जाता है। तो यहाँ ये 3 चीज़ें हमने पढ़े कि एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स, उसका क्या रोल है ब्लड ग्रुप्स के अंदर और किस तरह से ब्लड ग्रुप्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं इंसानों के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है, और आरएच फैक्टर हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये डिसीजेस वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमने इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें डिसीज़ या बीमारी किसे कहते हैं, मर्ज़ किसे कहते हैं, ये आपको बताया था कि इंसान के जिस्म में मौजूद कोई भी निज़ाम, कोई अज़ा, उसके अफ़ाल में, फंक्शन में उसके, या उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई बिगाड़ आता है तो तब हम उसको डिसीज़ कहेंगे, तब उसको हम बीमारी कहेंगे। और वो जो डिसीज़ है वो डिसीज़ की कई वजूहात होती है, वो भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। अभी हम ये जो डिसीज़ है ये डिसीज़ की 2 टाइप्स पढ़ेंगे, बाद में फिर इसकी और दीगर टाइप्स है उसको देखेंगे डिटेल। पहली जो है ये कॉन्जेनिटल टाइप्स। कॉन्जेनिटल टाइप्स मतलब क्या होता है, जो पैदाइशी होगी, जेनेटिकली होगी, विरासती तौर पर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होगी, तो इसे जो है ये कॉन्जेनिटल डिसीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डिसीज़ होगा ये डिसीज़ उस बच्चे में या जेनेटिकली नस्लियाती तौर पर उसके वालिदैन से मुंतकिल होगा। और ये जो डिसीज़ेस है, ये जो बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ जो मुंतकिल होती है इसका कोई ना कोई जेनेटिक रीज़न होगा, कोई ना कोई जीन होगा, या तो वो जीन में कोई प्रॉब्लम होगी, खराबी होगी, या किस तरह से। और ये डिसीज़ जो है, जो कॉन्जेनिटल डिसीज़ है, ये ख़ास तौर से ये कम्युनिकेबल नहीं होते, या जिसे कॉन्टेजिनस कहा जाता है, यानी एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाले नहीं होते, और ये परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। ये जो डिसीज़ेस है ये डिसीज़ेस हमेशा होते हैं, परमानेंट होते हैं। और इसमें ये डिसीज़ेस में जो है, इन जेनेटिक डिसीज़ेस के अंदर जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें स्पेशल होती है, ख़ास होती है। जैसे कि वो जो डिसीज़ेस है वो डिसीज़ेस उस जीन के ख़राबी की वजह से या वो रेसेसिव दोनों आने की वजह से होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी जगह इसका इलाज भी नहीं होता है। कुछ इलाज है नए इसमें, जैसे जीन थेरापी वगैरह वगैरह, इस तरह से नए जेनेटिक या जिसे अपन बायोटेक्नोलॉजी की जो दौर है आज का,
उस दौर में कुछ नए थेरापीज इसके अंदर आए हैं, लेकिन फिर भी ये जो डिसीजेस उस तरह के हैं, यानी कॉन्जेनिटल डिसीजेस जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है, उसके बाद में हीमोफीलिया है, ये जो डिसीजेस है, ये तमाम डिसीजेस जो है, ये तमाम डिसीजेस ये कॉन्जेनिटल डिसीजेस कहलाते हैं, जो नस्लियाती तौर पर या पैदाइशी होते हैं, नस्लियाती तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है एक्वायर्ड डिसीज़। ये जो एक्वायर्ड डिसीज़ है, ये एक्वायर्ड डिसीज़ मतलब हासिल शुदा, आफ्टर बॉर्न, ये इनबॉर्न हो गए पैदाइश, ये पैदा होने के बाद अगर इंसानों में कहीं से आते मुंतकिल होते हैं तो उसे जो है तो उसे हम एक्वायर्ड कहते हैं, हासिल शुदा कहते हैं। इसको पैदाइशी कहेंगे, इसको हासिल शुदा कहेंगे। ठीक, अब कुछ चीज़ें ये पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें याद रखिए। यहाँ पर बहुत बार ये वर्ड्स आते रहेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इसको, तो जैसे पैथोजेंस ये वर्ड आएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा, पैरासाइट आएगा, ठीक है, वेक्टर आएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे ये इस डिसीजेस से रिलेटेड, इस बीमारियों से रिलेटेड जो एक्वायर्ड डिसीजेस है। तो सबसे पहले पैथोजन हम किससे कहते हैं? हमको एक बात पता है कि कॉमन वर्ड, कॉमन लफ्ज़ हम उर्दू के अंदर जरासीम से इस्तेमाल करते हैं, और जरासीम्स हम उन खुर्दबिनी जानदारों को कहते हैं जिनके ज़रिए बीमारियां पैदा होती है। सभी खुर्दबिनी जानदार बीमारियां पैदा नहीं करते, याद रखिए। कुछ खुर्दबिनी जानदार हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अगर हम उसे देखेंगे जो दूध को दही में तब्दील करते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ दीगर खुर्दबिनी जानदार जैसे ईस्ट है, एक तरह का फफूंद जो बेकरी प्रोडक्ट में काम आता है हमारे, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये खुर्दबिनी जानदार हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, फ़ायदे में काम आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। तो इन शॉर्ट में इसको यही याद रखना है कि इस तरह के खुर्दबिनी जानदार जो बीमारी पैदा करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं, उनको जरासीम से लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में कॉजल ऑर्गेनिजम्स, यानी उस बीमारी के लिए, उस मर्ज के लिए जिम्मेदार कौन सा जानदार है। ज़रूरी नहीं होगा कि खुर्दबिनी जानदारी हो गए, कुछ जगह फफूंद हो गए, कुछ जगह दिगर जानदार जैसे प्रोटोजोआ, अवलिन हवानात वगैरह ये हो सकते हैं। अपन पढ़ेंगे इसको, जैसे मलेरिया इसमें पढ़ना है आपको, तो मलेरिया के लिए ज़िम्मेदार जो जानदार है, प्लाज्मोडियम जिसे हम कहते हैं, वो प्रोटोजोआ है, अवलिन हैवान है। तो वो इस तरह से मुख्तलिफ हैवानात। पैरासाइट हम किसे कहेंगे? पैरासाइट हम उसे कहेंगे कि जो जानदार दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं और उससे नुकसान पहुंचाते हैं। जो होस्ट है, जो मेज़बान है, उस मेज़बान को क्या करता है? तकलीफ या किसी न किसी तरह का उससे नुकसान उसकी वजह से होता है, तो ये पैरासाइट हो गए। एक्सटर्नल, इंटरनल, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट कहा जाता है, जो जिसमें से बाहर हो गए, जिससे बेड बग, बिस्तर में पाए जाने वाले जो बग्स होते हैं, खटमल कहते हैं उसको, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सो हो के बाहर हो रहे। एंडो है, एस्केरीज है वगैरह, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, बहुत सारे। तो ये सब पैरासाइट में आ जाएंगे। वेक्टर किसे कहेंगे? ऐसे जानदार या ऐसी, वेक्टर के वैसे माने सवारी हो जाएगा, ऐसे जानदार या ऐसे कोई ज़रिए जिसके ज़रिए ये बीमारी पैदा करने वाले जो जरासीम से ये जो चीज़ें हैं ये मुंतकिल होती है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको मलेरिया का बोला था, तो वैसे ही ये मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जो मुंतकिल होता है इंसान में, आगे इसके बाद मैं उसको डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको मुंतकिल के लिए ज़िम्मेदार एक मच्छर होता है, एनाफिलिस नाम की जो मच्छर की मादा है वो उसको मुंतकिल करती है, तो वहाँ वो वेक्टर बन गई। तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। तो याद रखिए, ये एक्वायर्ड डिसीजेस ये पैदा होने के बाद हो गए, कहीं से हासिल हो गए, कहीं से न कहीं से हमारे बॉडी में दाखिल हो गए, बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारे वजूहात उसके हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड या उससे ताल्लुक़ रखती है। तो चलिए, जो एक्वायर्ड है, ये एक्वायर्ड में इसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप्स को कम्युनिकेबल कहा जाता है या कॉन्टेजियस, और दूसरी नॉन कॉन्टेजियस या नॉन कम्युनिकेबल।
कम्युनिकेबल पहले देखते हैं, बाद में कॉन्टेजियस को। कम्युनिकेबल हम किससे कहेंगे? कम्युनिकेबल हम उस डिसीजेस को कहेंगे जो एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल उससे कहेंगे जो एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया जो मलेरिया की है, तो मलेरिया जो उस मच्छर के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होगा, यानी कम्युनिकेबल है। एड्स कम्युनिकेबल है, और बहुत सारी जैसे डिसीजेस है जो कम्युनिकेबल है। यहाँ नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है वो एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होंगे। कई ऐसे डिसीजेस है जैसे कैंसर, एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होगा, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। तो वैसा कम्युनिकेबल के माने मुंतकिल होने वाले मुतादी बीमारी हम उससे कहते हैं, और ये गैर मुतादी इससे कहते हैं, यानी मुंतकिल नहीं होने वाले। उसमें फिर कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस ही कम्युनिकेबल में होंगे। कॉन्टेजियस मतलब अगर छूने से होते हैं, बहुत सारे डिसीजेस ऐसे किसी को छू लो तो वो होते हैं, और कुछ को एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। भाई जैसे मैंने अभी आपको मलेरिया कहा, ये मलेरिया वैसे मुंतकिल नहीं होगा जब तक वो उस मच्छर के ज़रिए अपने बॉडी में नहीं आएगा। अगर हम उस मरीज़ के कांटेक्ट में आते भी है तब भी वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर मुंतकिल नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, ये उस मरीज़ के आप कांटेक्ट में रहोगे तो उसके खांसने से वगैरह जो उसकी जो बैक्टीरिया है वो खारिज होगी और बहुत सारे बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर दाखिल होंगे। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ उससे कहा जाता है जो मुंतकिल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल उससे कहते हैं हम कि जो मुंतकिल नहीं होते हैं। फिर कम्युनिकेबल में दो टाइप हो गए, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। जो छूने से होंगे कॉन्टेजियस कहलाएंगे, और छूने से नहीं होंगे ये मुंतकिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन इसको मुंतकिल करने के लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा। मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया हो मलेरिया का, तो उसे अपन नॉन कॉन्टेजियस, कम्युनिकेबल तो है लेकिन नॉन कॉन्टेजियस। और ये नॉन कम्युनिकेबल मैंने आपको कहा कि ऐसी बीमारियां, ऐसे मर्ज, ऐसे डिसीजेस जो मुंतकिल नहीं होते, वो जिस बंदे को है उसी से उसका रिलेशन होता है। ये डिसीजेस के अंदर ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़, ये RH फैक्टर में एक चीज़ याद रखिए। दरअसल ये RH फैक्टर से रिलेटेड है, वो उस पर कभी कभी शॉर्ट नोट जो है और उसमें शॉर्ट नोट्स कभी पूछी जाती है, और उसको जो है खाली जगह वगैरह में भी कभी कभी पूछते हैं। वो जो RH फैक्टर मैंने आपको जो बताया हो, उस RH फैक्टर में एक डिसीज़ होता है। ये RH फैक्टर की वजह से, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। उसको HDN, इसलिए कि कभी शॉर्ट नोट्स या इसको पूछे जाता है बहुत बार, तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। ये HDN जो है, ये इसको हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ N फॉर न्यू बॉर्न बेबी, या फीटस, जो वालिदा के रहम में बच्चा पलता है उसे फीटस कहते हैं, उसके अंदर मौजूद ये डिसीज़ होता है जिसको HDN कहते हैं। देखिए ख़ास तौर से स्पेशली ये HDN की कुछ वजूहत होती है। उसकी अहम वजह यह है ये RH फैक्टर। जैसे अगर किसी वालिदा में उसका जो ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप जो भी होगा, वो ब्लड ग्रुप उसका A हो, B हो, AB हो, या और कोई भी अगर उसका ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें कोई ना कोई उसका ब्लड ग्रुप जो है तो पॉजिटिव निगेटिव होगा यकीनन। जैसे इस RH फैक्टर में किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव ग्रुप है और उसके वालिदा का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, तो वो बच्चा इस HDN से इफेक्टेड होगा। इस HDN में होगा क्या, इसको हेमोलाइटिक कहा जाता है। हेमोलाइटिक, इसको एरेथ्रोब्लास्टोसाइट भी कहते हैं, एरेथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं इसको। एरेथ्रोब्लास्टोसिस के माने है कि एरेथ्रोसाइट जिसे अपन RBCs कह रहे हैं उसके टूटने का अमल होगा। और सिंपल सी चीज़ है, अगर वो टूटेंगे तो बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, जैसे उसके
स्किन का जो है जर्द हो जाना, लीवर का बढ़ना, स्प्लीन का बढ़ना और कई उसके अंदर इस तरह के डिसीज, इस तरह के एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है और वो उसकी वजह होती है एसडीएन। कुछ बच्चों में ये पैदा होने के बाद, इससे अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें अगर इस तरह से बच्चे का ये RH नेगेटिव और पॉजिटिव वाला मैटर अगर आता है तो एंटीजेंस उसके वालिदा की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और उससे इस चीज़ से बचाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उनको पीलिया या जॉन्डिस होता है और वो पीलिया जॉन्डिस होने की जो वजह होती है वो यही होती है कि ये जो RH फैक्टर है यानी ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव, ये वालिदा में अलग है और उसके बच्चे में अलग। इसकी वजह ये होती है कि इसका वालिद अगर नेगेटिव है, वालिदा पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है उस बच्चे में नेगेटिव ब्लड ग्रुप आएगा और अगर वो नेगेटिव आता है तो यहाँ पर ये वालिदा का पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से इसमें जो चेंज आएगा, जो बिगाड़ आएगा, उसको एसडीएन कह रहे हैं हम। और एसडीएन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो है, ये आरबीसी वहाँ टूटते हैं और वो टूटने की वजह से जो है तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे जॉन्डिस का पाया जाना, आंखों का सुर्ख पाया जाना, लीवर का बड़ा पाया जाना, बहुत सारे ऐसी उसके अंदर प्रॉब्लम्स पाई जाती है। और ये जो है ये एसडीएन से रिलेटेड कभी इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कभी 2 मार्क्स के लिए इस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछी जाती है, तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, RH फैक्टर में ही इसको आपको लिखना है। तो इस तरह से आज हमने ब्लड ग्रुप पर ब्लड सेल्स पर मौजूद एंटीजेंस कौन से है इसको देखा, एबीओ ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं इसको देखा, RH फैक्टर किसे कहते हैं उससे रिलेटेड एचडीएन को देखा, डिसीजेस बीमारियां उसकी 2 टाइप्स और उसके एग्जाम्पल के साथ देखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पीरियड में इस चैप्टर में तकरीबन 10 डिसीजेस हमको पढ़ना है, तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।